हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एमपीपीएससी प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 की वैकेंसी के लिए जो जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है, हम उस पोर्शन को डिस्कस करने के लिए लेक्चर में मिले हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो जनरल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसमें जो सबसे पहला पोर्शन मेंशन्ड है कि प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट ऑन डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट के ऊपर। सो इन दिस टॉपिक व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस, सीमेंट होता क्या है, सीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट के, और ऐसे ही हम जो है वो पूरा पोर्शन एज पर द सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो यही जो जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है और जो कंप्लीट सिलेबस है एमपीपीएससी प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 का जो नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग इस लक्ष्य बैच में पूरा सिलेबस कवर अप कराया गया है, जो कि आप इस बैच को विजिट कर सकते हैं एईसी प्लस एप्लीकेशन पर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बैच में जितना भी एज पर द एग्जाम नोटिफिकेशन जो सिलेबस मेंशन्ड है, एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग 100% सिलेबस कवर अप कराया जा रहा है फॉर ऑल द पार्ट, दैट इज जनरल इंजीनियरिंग, जो कि आपका आईसीटी वाला पार्ट है, स्किल डेवलपमेंट, एमपीजी के वाला पार्ट, एवरीथिंग इन कंप्लीट रिलेवेंस टू दी सिलेबस। इस लक्ष्य बैच में आप जो है वो एनरोल कर सकते हैं बाय विजिटिंग दिस एप्लीकेशन एईसी प्लस ऐप, और वहीं से आप इसको एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। दिस इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मी, और बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कि सीमेंट होता क्या है, सीमेंट कैसे हमारे इस पूरे एरा में आया, कैसे सीमेंट के बारे में पता चला लोगों को, और कैसे सीमेंट बनता है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है। जब तक ये नहीं जान लेते तब तक सीमेंट की प्रॉपर्टीज पर विचार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि सीमेंट होता क्या है, कैसे बन रहा है, कितने प्रकार का है, किन चीजों से मिलकर बन रहा है, फिर हम इसके डेप्थ में उतरते चले जाएंगे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, आप लोगों ने ये इमेजेस तो कई बार देखी भी होंगी, राइट। और जब ये इमेजेस आप देख रहे हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है सर, ये तो सीमेंट की बोरियां हैं जिसका यूज कई अलग अलग जगहों पर होता है। डायरेक्टली सिर्फ सीमेंट यूज कर लेना, हमारे पास इसका कोई ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन सीमेंट की जो एप्लीकेशन है वो तब सामने आती है जब हम बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देख पाते हैं। और बहुत बड़े स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है कि इनको बनाने के लिए क्या क्या लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट लगा होगा, और साथ में स्टील लगा होगा, मतलब सरिया लगा होगा, और साथ में ब्रिक्स लगी होंगी। लेकिन ये सब चीजें अगर हम कहीं पर ढेर बना के रख देंगे तो क्या ये सब चीजें आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर बहुत स्ट्रांगली वहां पर रिजिडिटी के साथ बनी रह सकती है? नहीं। अगर हमारे पास एग्रीगेट से गिट्टी है और गिट्टी को अगर हम ढेर बना के रख देंगे और उसके ऊपर अगर हम चढ़ भी जाएंगे तो गिट्टी बिखरने लगेगी। लेकिन अगर उसी गिट्टी में, उसी एग्रीगेट में आप कोई बाइंडिंग मटेरियल डाल दो जो दो गिट्टी के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर दे कि अब अगर बहुत सारा ऐसा मिक्स आप बना दो और उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाए तो कुछ समय के बाद वो एक पत्थर का रूप ले लेता है। ईंटें हैं, एक के ऊपर एक ईंटें कितनी जमा सकते हो? ज्यादा नहीं। लेकिन जब दीवारें बनाई जाती है तो एक के ऊपर एक ईंटें, एक के ऊपर एक ईंटें, आप जो है वो 10 फीट की हाइट तक जो दीवारें होती हैं, 12 फीट की हाइट तक जो दीवारें होती हैं, आप उनको बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से जमा तो सकते ही सकते हो, साथ में कुछ दिनों के अंदर वो इतनी मजबूत भी होती है कि अगर आप किसी दीवार पर धक्का मारोगे तो दीवार टूटेगी नहीं वहां से। ये सालों साल तक चल पाती है। किस कारण से? एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी कारण से। सारे के सारे एलिमेंट के बीच में जो बाइंडिंग कराने का काम करता है वो है हमारा सीमेंट। तो सीमेंट एक बाइंडर का काम करता है। इफ यू टॉक अबाउट, इट इज अ बाइंडिंग मटेरियल जो बॉन्ड क्रिएट करता है पार्टिकल्स के बीच में। इट इज अ बाइंडिंग मटेरियल विद अ कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी। कोहेसिव का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल्स। और एडहेसिव जो है वो बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स।
बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। ये समझ में आना चाहिए कोहेसिव और एडहेसिव का मतलब। इसको समझाता हूं मैं क्या मतलब होता है एडहेसिव का। आप लोगों ने फेविकोल का तो इस्तेमाल किया ही होगा, और फेविकोल पे लिखा होता है एडहेसिव। फेविकोल का काम क्या है? फेविकोल का काम है दो चीजें जो अलग अलग हैं उन दोनों को जोड़ना है, तो बीच में फेविकोल की लेयर लगाई जाती है और दोनों को चिपका दिया जाता है। दो अलग अलग चीजों के बीच में आपने एक बॉन्ड क्रिएट कर दिया, दो अलग अलग चीजों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया इस फेविकोल की मदद से। इसीलिए फेविकोल को एडहेसिव बोला जाता है, और एडहेसिव का मतलब ही होता है, एडहेसिव फोर्सेस का मतलब ही होता है ऐसे फोर्सेस जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में लगते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल है विद अ कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी, मतलब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल सबको आपस में बांध कर रख सके, ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाले मटेरियल को विच इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टुगेदर द पार्टिकल्स ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब गिट्टी की बात कर रहा हूं, गिट्टी और रेत, एंड रिजल्ट इन अ कॉम्पैक्ट ड्यूरेबल मास। ड्यूरेबल क्यों बोला मैंने? सालों साल तक चलता है। ईंटें ऐसे रख देते तो 2 दिन में कोई लात मार के भगा मतलब हटा देता। आपने बना दी, सीमेंट का पेस्ट बनाया, सीमेंट के साथ एग्रीगेट मिलाकर पेस्ट बनाया और फिर आपने बाइंडिंग करा दी, ऐसे में ये चलती सालों साल। तो सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसके साथ बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है विद एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी, जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंट हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ एग्रीगेट, उनको आपस में बांध कर रख सके और एक ड्यूरेबल कॉम्पैक्ट मास बना सके। ये हमारा सीमेंट होता है। सीमेंट मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं हाइड्रोलिक, एक कहलाते हैं नॉन हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक वर्ड को आप इस तरह समझिएगा, हाइड्रोलिक जब भी वर्ड आएगा पानी से संबंधित होगा। तो हाइड्रोलिक वो विच कैन सेट इन डैम्प प्लेसेस। व्हाट डज डैम्प प्लेसेस मीन? गीली जगह जहां पर नमी हो, वहां पर भी आपकी सीमेंट या आपका बाइंडिंग मटेरियल सेट हो सके, ऐसे टाइप ऑफ मटेरियल कहते हैं हाइड्रोलिक सीमेंटिंग या हाइड्रोलिक सीमेंट या हाइड्रोलिक सीमेंटिंग मटेरियल। वहीं पर अगर नॉन हाइड्रोलिक की बात करूं तो ऐसी टाइप की सीमेंट जो डैम प्लेसेस में सेट नहीं हो पाती उन्हें कहा जाता है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट या नॉन हाइड्रोलिक सीमेंटिंग मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, गीली जगह में लगा दोगे तो गीली जगह में लगा दोगे तो ये कभी सूखेगा ही नहीं, और सूखेगा ही नहीं, सूखेगा ही नहीं, सूखेगा ही नहीं, कुछ समय के बाद इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी और ये आपके पास सेट भी नहीं हो पाएगा। लेकिन सीमेंट के साथ ऐसा है ही नहीं। आप सीमेंट को लगाओ जहां लगा रहे हो, आपने देखा होगा कहीं भी कंक्रीटिंग कर रहे हैं, गीला रोड है वहां पे कर दी कंक्रीटिंग, ठीक है, तो भी हमारे पास कहीं ना कहीं वो सेट हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी जो सीमेंट होती है वो एक हाइड्रोलिक सीमेंट कहलाती है, उसे हम पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। ये पोर्टलैंड नाम कहां से आया? पोर्टलैंड तो एक जगह है, पोर्टलैंड तो एक जगह है हमारे पास, लेकिन वहां से नाम कैसे आया उस पर भी विचार करेंगे। तो बात करते हैं आगे, पहले तो कंपेयर कर लेते हैं सीमेंट विथ लाइम। अब देखो सीमेंट की मैं बात करता हूं जो कि ओरिजिन है हमारा, सीमेंट के ओरिजिन की बात करता हूं आपसे। ओरिजिन ऑफ सीमेंट, सीमेंट पिक्चर में आई कहां से? सबसे पहले क्या पाया गया? जो रोमन्स हुआ करते थे, ये रोमन्स जो हुआ करते थे, बहुत सारी चीजें की है इन रोमन्स ने। तो इन रोमन्स ने क्या पाया कि एक सॉइल है जिसे टफ सॉइल कहा जाता है। इस टफ सॉइल में रोमन्स ने यह पाया कि इसमें क्ले की मात्रा है, इसमें लाइम की मात्रा है, इसमें कुछ मात्रा में मैग्नीशिया है, कुछ मात्रा में कार्बोनेट्स है। और जब इस सॉइल में आप पानी मिलाते हो, जब इस सॉइल में पानी मिलाते हो तो पानी मिलाने के बाद यह हो जाता है हार्ड। क्या हो जाता है? हार्ड एंड ड्यूरेबल। हार्ड एंड ड्यूरेबल। तो सही मात्रा में अगर प्रपोर्शन मिला तो फिर यह बन जाता है हार्ड एंड ड्यूरेबल। और ऐसा होने पर रोमन्स ने पाया कि ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है कि अगर हमें कोई भी चीज बनाना हो और लंबे समय तक रखना हो तो ऐसे टाइप के सॉइल को आप उसमें पानी मिलाओ और बढ़िया तरीके से उसे सेट कर दो जिस शेप में लेकर आना है, और लंबे समय तक वैसे ही रहेगा। गांव के कुछ मकानों को आपने देखा होगा कि मिट्टी के मकान है आज भी, लेकिन आज भी लंबे समय तक वैसे ही बने हुए हैं। क्यों मिट्टी में ऐसा क्या है? ये मिट्टी में ही ऐसी प्रॉपर्टी है
कि वो हार्ड और ड्यूरेबल हो सकती है अगर सही प्रोपोर्शन में उसमें चीजें मिली हुई हो तो। अब ऐसा होने पर व्हाट रोमन्स थॉट इज कि भाई ये तो हमने किया, ये तो हमने आविष्कार किया है, तो इसी को बोला गया, नेचर में पाए जाने वाले ऐसे मटेरियल को नाम बोल दिया गया नेचुरल सीमेंट। क्या बोल दिया गया इसे? नेचुरल सीमेंट। और रोमन्स ने बोला हमने फाइंड करी है इसे, तो इसी का नाम इन्होंने रख दिया रोमन सीमेंट। क्या नाम रख दिया इसका? रोमन सीमेंट। फिर अगर मैं रोमन सीमेंट को कंपेयर करूं लाइम के साथ, और लाइम भी कौन सा? जो कि है हाइड्रोलिक लाइम, जो कि है हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम मतलब ऐसा लाइम जो कहां पर सेट हो सके, डैम प्लेसेस में सेट हो गए, उसे हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइम में क्या होता है? कुछ मात्रा का लाइम होता है। यहां पर हाइड्रोलिक लाइम जो होता है, जो दुनिया में पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है, इसमें कुछ मात्रा का क्ले होता है, कुछ मात्रा का सिलिका होता है, कुछ मात्रा का सल्फर होता है, कुछ मात्रा का मैग्नीशिया होता है, और ऑलमोस्ट ऐसा ही कंपोजिशन यहां भी देखने को मिल रहा है, यहां भी देखने को मिल रहा है। ये ऑलमोस्ट हमारे नेचुरल सीमेंट जैसा है, ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल सीमेंट। तो यहां से पता चलता है कि जो हाइड्रोलिक लाइम होता है वो भी नेचुरल सीमेंट जैसे ही बिहेव करता है, लेकिन ये तो नेचुरल है ना, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा, कुछ समय ही चल पाएगा, ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। हमें तो 1 मंजिल मकान 2 मंजिल मकान से काम ही नहीं करना है, 10 मंजिलों तक की बिल्डिंग बनाना है, 10 मंजिलों तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करना है, ब्रिजेस बनाने हैं, कई सारी चीजें बनानी है। ये सब चीजें दिमाग में आई जोसेफ एस्पिडिन के। जोसेफ एस्पिडिन एक मैसन हुआ करता था, मैसन मतलब जिसको आप मिस्त्री कह सकते हैं। इसके दिमाग में आया कि यार सीमेंट में, मतलब सीमेंट को और ज्यादा, जो कि रोमन सीमेंट है, जो नेचुरल सीमेंट है, इसे और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। कई सारे एक्सपेरिमेंट करते रहता, मतलब कंटिन्यूसली ट्राई करते रहता, कोई ना कोई चीजों को किसी ना किसी चीज में मिलाकर, कोई ना कोई कंपोजिशन कम या ज्यादा करके करते ही रहता। एक बार क्या पाया कि उसने कुछ ऐसा कंपोजिशन रखा और वो कंपोजिशन को उसमें पानी में मिलाया और फिर उसे सेट होने दिया, और जब सेट होने के बाद जब वो ड्राई हो गया, सूख गया, और सूख जाने के बाद वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया, तो वो एक पत्थर की तरह लगने लगा, इतना हार्ड हो गया। अब पत्थर, जो पत्थर का कलर था, वो पत्थर का कलर मैच करता है पोर्टलैंड सिटी में चट्टाने जो हैं उन चट्टानों के कलर से। तो उसने बोल दिया कि अब ये नेचुरल सीमेंट नहीं है, ना ये रोमन सीमेंट है, ये मैंने बनाई है। और चूंकि ये पत्थर ऑलमोस्ट जो मैंने बनाया है ये पत्थर जैसा हो गया, पूरा कलर भी इसका उस पत्थर जैसा हो गया जो पोर्टलैंड में पाया जाता है, सीमेंट का नाम रख देंगे पोर्टलैंड सीमेंट। क्या नाम रख देंगे? पोर्टलैंड सीमेंट। तो इन द ईयर 1824 इन लीड एक जगह का नाम है इंग्लैंड में, 1824 में जोसेफ एस्पिडिन एज अ मेसन वर्कड ऑन प्रोड्यूसिंग अ सीमेंटिंग मटेरियल व्हिच वी नाउ रेफर एज आर्टिफिशियल सीमेंट। ये बनाई गई है। When he added water to the raw materials he prepared, it got hardened on drying, and the color of the hard mass that it produced truly resembled the color of rock present in Portland. Hence artificial cement was now referred as Portland cement. तो जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है हमारे, बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ एबिलिटी है, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है हमारे इस आर्टिफिशियल सीमेंट की, ये कई ज्यादा अच्छी है हमारे रोमन या हमारे जो है वो नेचुरल सीमेंट से। तो हमें यह समझ में आया कि चलो ठीक है, अब ये सीमेंट बन गई है, सीमेंट जो है वो बेहतर बन गई, जोसेफ एस्पिडिन ने काम किया, बेहतर बन गई। तो जो बेहतर सीमेंट बनी, अब इसी सीमेंट पे और ज्यादा काम होने लगा, तो आज हमारे पास हमारे मार्केट में 20 से ज्यादा तरह की सीमेंट पाई जाती है, 20-25 से तरह की ज्यादा सीमेंट पाई जाती है। हर सीमेंट की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाती है, हमें उस पर अभी जाने की जरूरत नहीं। अभी तो पहले सीमेंट को ही समझना है कि पोर्टलैंड सीमेंट बनाई कैसे होगी। हाउ डिड ही मेक पोर्टलैंड सीमेंट? ऐसा क्या उसने कर दिया भाई? सब चीजें जमीन में से तो निकाली उसने, सब चीजें जमीन में से ही निकाली। रोमन्स ने भी जमीन की चीजें ही जो है पानी मिलाकर कर दिया था। अब ऐसा जोसेफ एस्पिडिन ने क्या किया? तो हर एक बारीक बारीक चीजों पर जनरली सवाल पूछ लिया जाता है, और वहीं से हमारे पास जो है वो देखते हैं कि इफ यू टॉक अबाउट जो हमारी आर्टिफिशियल सीमेंट है, उस आर्टिफिशियल सीमेंट में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज इंपार्ट हो गई जिसकी वजह से हम उसको आज इतने ज्यादा वाइडली यूज करते हैं, हर चीज में सीमेंट यूज हो रही है।
एक उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ अच्छी ले पाता, अच्छे से बाइंड करा देगा तो स्ट्रेंथ अच्छी ले पाएगा, स्ट्रेंथ अच्छी, वर्केबिलिटी, तुम जो है वो आसानी से इतना पाउडर फॉर्म बना दिया है उसे कि तुम आसानी से कोई भी चीज किसी भी चीज के साथ मिक्स करा सकते हो और आसानी से उसको जो है वो पेस्ट बनाकर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, इसे कहते हैं वर्केबिलिटी। साथ ही साथ रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, तुरंत आपने अगर मान लो कहीं पर सीमेंट बिछा दी है, मतलब सीमेंट का पेस्ट बनाकर आपने मोर्टार का पेस्ट बनाकर प्लास्टर का पेस्ट बनाकर अगर दीवार पर लगा दिया है तो घर के बाहर पानी तो है, घर के बाहर पानी तो आ रहा है, दीवारों पे पानी गिर भी रहा है क्या, घर के अंदर आ रहा है क्या, कभी कभी वो पुअर वर्कमैनशिप की वजह से आता है लेकिन अदरवाइज तो नहीं आ रहा। छत पे पानी गिर रहा है क्या, छत चू रही है क्या हमारी, नहीं चू रही। तो ऐसे में रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर और गुड प्लास्टिसिटी, जो शेप देना हो दे दो। देखा है ना तुमने, किसी भी तरह की गैलरिया बनती है, किसी भी तरह का आर्किटेक्चर बनता है, वो कैसे बन पा रहा है, तुमने इसको जो है वो यूज किया है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, जो शेप देना चाहो दे सकते हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर्टी है हमारे सीमेंट की, अगर देखा जाए तो ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये अफेक्ट होती हैं, ये अफेक्ट होती हैं इन अलग अलग पैरामीटर्स की वजह से, इन अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। कैसे, ठीक है, दिस आर अफेक्टेड बाय these properties are affected by कंपोजिशन, बर्निंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग प्रोसेस और फाइननेस। क्या मतलब होता है इसका, अगर सही कंपोजिशन नहीं रखा तो फिर तो वो मिट्टी जैसा ही हो जाएगा ना, और अगर मिट्टी जैसा ही हो गया तो क्या बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी, क्या स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो बहुत जरूरी है उसका कंपोजिशन जानना कि भाई कंपोजिशन में क्या क्या चीज कितनी सटीकता से होनी चाहिए, अगर वो है तभी ये प्रॉपर्टी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। एक और दूसरी बात, सर मिट्टी है, मिट्टी को अगर छान लूं, बिल्कुल बारीक कर लूं, मिट्टी को छान लूं बारीक कर लूं और उसमें पानी मिला दूं तो क्या वो भी सीमेंट बन जाएगी, नहीं। आपको मिट्टी से या जमीन से मिलने वाली कई ऐसी चीजें आपको वहां से लेनी पड़ेगी, फिर उनका एक प्रॉपर कंपोजिशन करना पड़ेगा और फिर उसकी बर्निंग करानी पड़ेगी। बर्निंग क्यों कराते हैं, कोई भी चीज जब हम एक साथ मिलाकर बर्न कराते हैं तो सबका एक दूसरे के साथ टेक्सचर मिक्स हो जाता है। इट इज जस्ट लाइक जैसा कि आप लोग कुकिंग में देखते हो, सब अलग अलग चीजें पड़ी हुई है, सबको अलग अलग खाओगे तो स्वाद अलग आएगा, सबको आपने एक कढ़ाई में मिला दिया, आप इसे जो है वो गर्म करना चालू कर दिया, चीजें आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रही है और फ्यूज होने के बाद जो फिर फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट उस कच्चे प्रोडक्ट से अलग ही होगा, बेहतर होगा। तो ऐसा ही हमारे पास यहां पर भी है, बर्निंग प्रोसेस अगर बेहतर हुआ तो ही ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी वरना नहीं मिलेंगी। अगली बात, ग्राइंडिंग प्रोसेस, चीजों को अगर बारीक नहीं किया तो मिक्स अच्छा, पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, और पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं बनेगी। उसी तरह फाइननेस, कि अगर कोई चीज जितनी ज्यादा बारीक होती है उसका पेस्ट उतना ही बढ़िया बनता है, और पेस्ट जिसका जितना बढ़िया बनता है वो उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे पास अप्लाई हो पाता है। तो सेम वही चीजें हैं कि हमारे पास यहां पर जितना हम ये प्रॉपर्टीज देखना चाह रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज इन चीजों पर डिपेंड करती है, तो हमें इनके बारे में पढ़ने के लिए इनके बारे में जानने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला पार्ट उठाते हैं कंपोजिशन। तो सीमेंट का कंपोजिशन क्या होता है, अगर इसी पर बात करें तो हमारा, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट पर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट अगर देखें तो इसमें एक कहलाता है आर्गिलेशियस कंपाउंड्स और एक कहलाता है कैल्केरियस कंपाउंड्स। आर्गिलेशियस कंपाउंड का मतलब जिसमें कि एल्यूमिना का परसेंटेज ज्यादा हो, जिसमें क्ले का कंपोजिशन ज्यादा हो, ठीक है। जैसे कि हम अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं क्ले डोमिनेटिंग, क्ले डोमिनेटिंग इंग्रेडिएंट्स, क्ले डोमिनेटिंग इंग्रेडिएंट्स जितने भी होते हैं वही सब हमारे लिए आर्गिलेशियस कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लो,
जैसे कि आपके पास एल्यूमिना हो गया, जैसे कि आपके पास सिलिका हो गया, ये सब मिनरल्स हैं जो पानी में, सॉरी, जो मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ये सब ही तो हमारे लिए बनेंगे हमारे आर्गिलिशियस कंपाउंड। कैल्केरियस कंपाउंड मतलब जिसमें कि लाइम का डोमिनेशन ज्यादा हो, लाइम डोमिनेटिंग इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं लाइमस्टोन पर, ठीक है। लाइमस्टोन के बाद आप बात कर लो शेल्स पर। तो ये जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये दोनों अलग अलग तरीके से मिलते हैं और इनको मिलाकर फिर जो है वो सीमेंट बनती है। तो जब हम इनको कहीं से लेकर आते हैं तो इनका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, वो कंपोजिशन हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द अबव रॉ मटेरियल द एग्जैक्ट कंपोजिशन और इंग्रेडिएंट्स आर एज फॉलोज। अब एग्जैक्ट हर एक एक चीज कैसी कितनी मात्रा में होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो आपके पास पूरे सीमेंट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा का पूरा कंपोजिशन है इसको ध्यान कैसे रखोगे। एल सजिम्सा, व्हाट डज एल सजिम्सा रेफर्स टू? एल रेफर्स टू लाइम, एस रेफर्स टू सिलिका, ए रेफर्स टू एल्यूमिना, जी रेफर्स टू जिप्सम, आई रेफर्स टू आयरन, एम रेफर्स टू मैग्नीशिया, एस फॉर सल्फर और ए फॉर अल्कली। तो आपको जैसे कि ब्रिक के अंदर होता है सलीम, याद रखने के लिए, वैसे यहां पर है एल सजिम्सा। एल सजिम्सा से पूरा ऑर्डर ध्यान रहेगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स उनका कंपोजिशन धीरे धीरे कम होते चले जा रहा है। सबसे ज्यादा चाहिए होता है लाइम, क्योंकि लाइम के पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। और फिर उसके बाद चाहिए होते हैं सिलिका, एल्यूमिना। एल्यूमिना के पास प्रॉपर्टी है कि भाई ये जो है ये टेम्परेचर मेंटेन करा सकता है, ये साथ में प्लास्टिसिटी अच्छी प्रोवाइड करता है। सिलिका जो है वो स्ट्रेंथ देने में काम कराता है। जिप्सम जो है वो हमारे पास सीमेंट को सेट कराने में मदद करता है। आयरन ऑक्साइड जो है वो हार्डनेस प्रोड्यूस कराता है, जो कलर देता है। मैग्नीशिया है जो सीमेंट के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आता है। सल्फर जो है सीमेंट के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आता है। अल्कली जो है वो हमारे पास जो है वो एक लिमिट से कम होना चाहिए। अब देखो इसको समझने का तरीका, जब आप ये देखते हो कि आप डेली दिन भर जो है वो सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए, ग्रो कराने के लिए खाना खाते हो, उस खाने के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रपोर्शन होता है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और साथ में फैट्स का। तो ये तीन चीजें जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत एनर्जी देता है और फिर आप उसमें कुछ मात्रा में जो है वो प्रोटीन का यूज करते हो जो कि आपको ग्रो कराएगा, और फिर साथ में आप जो है वो कुछ मात्रा में फैट का कंजम्पशन करते हो, जैसे घी वगैरह है जो थोड़े बहुत मात्रा में जरूरी भी होते हैं। ठीक है, तो सेम वही चीजें जो ज्यादा मात्रा में है वो आपको जो है वो आपकी सीमेंट की मेजर प्रॉपर्टी देगा। फिर इसके बाद बात आती है कि सर हम तो दिन भर में विटामिन और मिनरल्स भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हो ना, लेकिन उनकी मात्रा तो कम ही होती है। आपने वाइटामिन लिए B12, B16, B12, बी जो है जितने भी बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, साथ में आपके पास विटामिन ए, विटामिन सी, जितने भी आपने लिए, ठीक है, ये सारे के सारे कम मात्रा में लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम अलग अलग तरीके से, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम इज अ मिनरल, जिंक इज अ मिनरल जो हमारी बॉडी में जाता ही जाता है, जिसको हम सप्लीमेंट के रूप में भी ले लेते हैं कभी कभी। तो ये सब चीजें कम मात्रा में जरूरत पड़ती है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म, आपके डे टू डे एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट भी करती है। अगर होते हैं तो बढ़िया रहेगा, नहीं भी है, बहुत सारे लोग जो है वो डेली की लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा खाना नहीं खाते, तो फिर ग्रोथ में दिक्कत आ जाती है, फिर जो है वो डे में जो एनर्जी है वो उस तरह मेंटेन नहीं हो पाती। सेम वही चीज यहां पर भी है, कुछ चीजें ज्यादा प्रोपोर्शन में चाहिए, कुछ चीजें कम प्रोपोर्शन में चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो सल्फर और मैग्नीशिया अगर है तो सीमेंट की क्वालिटी को अच्छा बनाएंगे, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीमेंट की प्रॉपर्टी अच्छी नहीं आ पाएगी। हमने इंजीनियरिंग करी है, तो इंजीनियरिंग करके करना क्या चाहते हैं? हर चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बेहतर बनाने के लिए इन चीजों को ध्यान देना पड़ता है। सेम वही चीज, अल्कली 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब Na2O या K2O की बात करी जा रही है, तो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? जैसे कि आप अपनी दिन भर की सुबह से लेकर शाम दिनचर्या में
अगर आप देखोगे तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज एक लिमिट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, जैसे लाइक सॉल्ट, शुगर। अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो फिर बॉडी अफेक्ट होती है। एक थोड़ी बहुत लिमिट तक चलेगा जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सेम चीज यहां पर भी है। आपको ध्यान रखना है कि भाई हर एक एक चीज का कंपोजिशन आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है डिक्रीज होता चला जाएगा। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, अल्कली, सबका प्रपोर्शन ध्यान रखना है। 62 to 67%, पूरे 100% में से इसका सबसे ज्यादा, फिर 17 से 25%, फिर 3 से 8%, फिर 3 से 4%, 5 से 6%। दिस कैन बी, ये 5 से 6% जो है वो मैक्सिमम है। कभी कभी ये हमारे पास 1% भी चला जाता है, ठीक है। 1 से 3%, 1% से कम के बराबर। सो इफ यू टॉक अबाउट, ये सब का अलग अलग पर्पस है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का अलग पर्पस है, प्रोटीन का अलग पर्पस है, विटामिन का अलग पर्पस है, मिनरल का अलग पर्पस है, जो हमारे पास शुगर है, सॉल्ट है, सैचुरेटेड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स है, सबका अलग अलग जो रोल है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक उसी तरह बात करते हैं सभी के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले बात कर रहे हैं लाइम के ऊपर। तो लाइम जो है वो हमारे सीमेंट के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है सिलिकेट्स बनाने में। क्या बनाने में? सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स बनाने में। इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं आपके एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि ये बनाता है C3S, जैसे कि ये बनाता है C2S, जैसे कि ये बनाता है C3A, और जैसे कि ये बनाता है C4AF। तो ये अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं सीमेंट में। जो ये लाइम है, एल्यूमिना है, सिलिका है, ये सब आपस में रिएक्ट नहीं करते। ये सब चीजें होती है सीमेंट में, सीमेंट के रॉ मटेरियल में। फिर इन सब को भट्टी में डाला जाता है, ये सब आपस में मिक्स होते हैं और नए कंपाउंड्स बनते हैं। ये कुछ इस तरह से। तो लाइम सिलिका के साथ कंबाइन हुआ तो बनाया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। लाइम सिलिका से कंबाइन हुआ तो बनाया डाई कैल्शियम सिलिकेट। लाइम एल्यूमिना से कंबाइन हुआ तो बनाया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और लाइम एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड दोनों से मिला तो बनाया टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। यही तो है जो सीमेंट की प्रॉपर्टी देते हैं, यही है जो सीमेंट की प्रॉपर्टी देते हैं। मतलब कि हमारे पास हमारा जो लाइम है अगर सही मात्रा में रहा तो ये आपकी सीमेंट की साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। साउंडनेस का मतलब क्या होता है? गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। साउंडनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाया फिर उस पर टक 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 करके सुना अच्छा साउंड आ रहा है तो सीमेंट अच्छी, नहीं। साउंडनेस का मतलब यहां पर होता है कि आप जब सीमेंट में पानी मिलाते हो तो सीमेंट में पानी मिलाकर ऐसा ना हो कि बहुत तेजी से रिएक्शन हो जाए और वो सीमेंट पूरी फूल के ऐसी बहुत ज्यादा एक्सपांड कर जाए, नहीं। पानी मिलाया, पानी के साथ सीमेंट के पार्टिकल रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके फिर जो है वो वहां पर बाइंडिंग प्रॉपर्टी देना चालू करेंगे, दैट्स इट। अगर यही होता है तो सीमेंट गुड क्वालिटी की, अगर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होता है तो सीमेंट बैड क्वालिटी की। तो इफ सीमेंट डज नॉट अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑन एडिशन ऑफ वाटर, it is referred as sound cement and refers to good quality of cement and refers to good quality of cement। तो बात ध्यान रखिएगा, अगर लाइम का परसेंटेज इसके अंदर अंदर है तो बढ़िया है, अगर लाइम इससे कम हुआ तो बाइंडिंग के लिए कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि लाइम ही तो है जो बाइंडिंग कराता है। और अगर बाइंडिंग नहीं हो पाई तो फिर स्ट्रेंथ कहां से मिलेगी? देन स्ट्रेंथ रिड्यूसेस, स्ट्रेंथ मिलेगी ही नहीं एंड सीमेंट सेट्स क्विकली। क्यों? क्योंकि लाइम जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है रिएक्ट करने के लिए। अगर लाइम कम हो गया तो बाकी चीजें, क्ले का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा जो कि तुरंत पानी के साथ सेट होने की एबिलिटी रखता है। तो लाइम कम हुआ तो हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी मिलेगी नहीं। अगर परसेंटेज ऑफ लाइम ज्यादा हो गया, अगर लाइम का परसेंटेज ज्यादा हो गया तो फिर लाइम ही लाइम हो जाएगा पूरे सीमेंट के अंदर और इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। और अगर लाइम ज्यादा हो गया तो फिर लाइम की पानी के साथ रिएक्शन हमेशा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन देती है। तो ऐसे में इफ परसेंटेज ऑफ लाइम इज ग्रेटर देन दिस मच, मेक सीमेंट अनसाउंड एंड एक्सपांशन डिसइंटीग्रेशन ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस। मतलब क्या हुआ इसका? अगर लाइम ही लाइम है तो लाइम की देगी प्रॉपर्टी, लाइम को सिर्फ एक ही जिससे मतलब होता है जैसे पानी मिलेगा रिएक्ट करेगा, फैलना चालू करेगा, फूलना चालू करेगा। तो अगर सीमेंट के अंदर लाइम का परसेंटेज तुमने इससे ज्यादा कर दिया तो फिर वो जो सीमेंट है वो चीजों के साथ रिएक्ट, मतलब पानी के साथ रिएक्ट तो करेगी लेकिन फूलना चालू कर देगी, और फूलेगी तो फिर अंदर क्रैक आना चालू हो जाएंगे, और क्रैक आना चालू हो, अगर स्ट्रक्चर बनाते टाइम
ही क्रैक आ गए स्ट्रक्चर के अंदर, तो स्ट्रक्चर लंबा चलेगा कहां से? इसलिए प्रपोर्शन इससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जरा सुनो, क्या सीमेंट में लाइम है जो स्ट्रेंथ देता है? नहीं, लाइम सीमेंट में इन चीजों के साथ मिलता है और फिर ये दोनों हैं जो सीमेंट को स्ट्रेंथ दिलाते हैं। तो लाइम स्ट्रेंथ नहीं दिलाता, लाइम इनके साथ कंबाइन होकर ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो स्ट्रेंथ दे पाते हैं। तो लाइम ओनली कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपार्टिंग स्ट्रेंथ। लाइम स्ट्रेंथ देता नहीं है, लाइम स्ट्रेंथ नहीं देता, लाइम स्ट्रेंथ दिलाने में मदद करता है, कंट्रोल करता है बस। खाली कम हुआ तो स्ट्रेंथ अच्छी मिल नहीं पाएगी क्योंकि ये कंपाउंड अच्छे से नहीं बनेंगे, ज्यादा हो गया तो ज्यादा होने पर हमारे पास ये वाले कंपाउंड ज्यादा बन जाएंगे, इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी कि क्रैक कर जाएगा और ऐसे में हमारी स्ट्रेंथ फिर से अफेक्ट हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है लाइम, बात ये ध्यान रखनी है कि लाइम का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, और लाइम ओनली कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपार्टिंग ऑफ स्ट्रेंथ। सवाल क्या पूछता है कि लाइम कितना होना चाहिए सीमेंट में। दूसरा सवाल कि लाइम हमारे लिए हमारी सीमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी को बताता है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा सवाल पूछता है कि लाइम अगर कम हो गया तो क्या दिक्कत होगी, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, सीमेंट जल्दी सेट होना चालू कर देगी। अगर चौथा सवाल, लाइम अगर ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी, लाइम ज्यादा हो गया तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होगा, सीमेंट जो है वो क्रैक करना चालू कर देगी। पांचवा सवाल, क्या सीमेंट में लाइम है जो स्ट्रेंथ देता है? नहीं, लाइम सिर्फ स्ट्रेंथ को कंट्रोल कराता है। यही जो मैं आपके पास सामने सवाल बोले हैं, इसके अलावा कोई छठा सवाल नहीं बनेगा। दिस आर ओनली द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम लाइम। सीमेंट के अंदर लाइम से कोई सवाल पूछना हुआ तो यही पूछेगा, इसके अलावा कोई और सवाल नहीं पूछेगा। अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव, सॉरी नॉट क्वेश्चन लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट, सिलिका। सिलिका मतलब लास्ट क्लास में बताया था कि सिलिका का मतलब होता है अंडरस्टैंड बाय assuming sand in mind। दिमाग में सैंड को रखो और फिर इसको समझो। आपका जो सैंड के पार्टिकल हैं, कभी रेत के पार्टिकल उठा के देखना ऐसे और ऐसे यूं मल के देखना, ऐसे एकदम बिल्कुल खुरदुरे खुरदुरे लगेंगे, और आप अगर बिल्कुल बारीकी से देखोगे तो एकदम क्रिस्टल की तरह दिखाई देंगे। है क्या वो? एक्चुअली में किसी पत्थर का वेदरिंग होने के बाद जो बारीक बारीक टुकड़े बचते हैं वही है वो। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी चीज में तुमने उनको डाल दिया तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ तो आएगी, बिल्कुल आएगी। सिलिका ही है जो हमारे सीमेंट में स्ट्रेंथ इंपार्ट करने का काम करता है एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ C3S एंड C2S। यही दोनों है जो स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। तो अगर आपने परसेंटेज ऑफ सिलिका बढ़ा दिया एक लिमिट में, ज्यादा नहीं, एक लिमिट में, परसेंटेज अगर ज्यादा रखा तो वैसी बात है स्ट्रेंथ ज्यादा ही मिलेगी। सर क्या 100% कर दे सिलिका? भाई 100% कर देगा सिलिका को तो फिर तो सिर्फ सैंड हो जाएगी ना। और सिर्फ सैंड अकेली कैसे स्ट्रेंथ देगी? नहीं, सिर्फ सैंड का मतलब सिलिका का परसेंटेज इतना बढ़ाओ कि वो लिमिट में भी रहे। बढ़ा दोगे तो स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, लेकिन उससे दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इफ द परसेंटेज ऑफ सिलिका इज इंक्रीज्ड ऑल्सो रिड्यूसेस द सेटिंग प्रोसेस। जो प्रोसेस है ना सेटिंग का, कि भाई आपने कोई मिक्सर बनाया, सीमेंट में पानी मिलाया, अभी धीरे धीरे सेट होगी, ये उस सेटिंग प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है। मतलब जो सेटिंग है, सेटिंग टाइम लंबा हो जाता है, मींस स्लो सेटिंग इज ऑब्जर्व, मतलब ज्यादा लंबा समय लगता है सेट होने में। तो भाई सेट होने ज्यादा लंबा समय लगेगा तो फिर अगर आपने आपके घर के बाहर पोर्च को एक्सटेंड कराया, अब वो सीमेंट अगर सेट ही नहीं हो रही है तो घर के दादाजी को तो वहीं बैठना पड़ेगा ना कुर्सी लगा के 6 घंटे तक। अब दादाजी कैसे बैठेंगे 6 घंटे तक कुर्सी लगा के? क्यों बैठे? क्योंकि वहां से कोई चल के गुजर ना जाए, अपने कदमों के निशान ना लगा दे वहां पर, या कोई कहीं और से आया उस पर गाड़ी ना चढ़ा दे, निशान पड़ जाएंगे। तो जब तक सेट नहीं हो जाता तब तक हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। तो दादाजी थोड़ी बैठेंगे 6 घंटे तक, हमें तो जल्दी सेट होने वाली सीमेंट चाहिए। और इतनी जल्दी भी सेट ना हो जाए कि हम जब मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद हमने इधर उधर देखा इतने में सेट हो गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा समय मिलना चाहिए कि जो है वो मिक्स किया,
फिर लेबर है, लेबर जो है वो थोड़ा सा जो है वो मसाला बना के, जो मसाला उन्होंने बना दिया वो तो ठीक है, खुद अपना मसाला बना के एनर्जी लेगी। तो जो मसाला बना के एनर्जी लेगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा गपियाएंगे वो, फिर गपियाएंगे, उसके बाद जो है वो उसे वहां से उठाएंगे, लेके जाएंगे, प्लेस करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। समय मिलना चाहिए ना इतना, तो ना बहुत जल्दी सेट होना चाहिए ना बहुत देर से होना चाहिए। तो अगर आपने सिलिका का परसेंटेज बढ़ा दिया तो ये स्ट्रेंथ तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन जो सेटिंग प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, ये स्लो डाउन कर देता है। तो सेटिंग थोड़े लंबे समय में होती है, सेटिंग टाइम इज इंक्रीज्ड। क्या हो जाता है यहां पर, मींस सेटिंग टाइम इज इंक्रीज्ड। अगली बात करते हैं, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट वी हैव एल्यूमिना। एल्यूमिना के बारे में एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं ताकि ये चीजें समझना आसान हो। शादी पार्टियों में तो गए होंगे, और शादी पार्टियों में आपने देखा भी होगा कि जो स्टॉल्स लगे होते हैं, उन स्टॉल्स में क्या होता है, आजकल सभी को गर्म खाना चाहिए होता है, चाहे कभी भी खाएं, हर चीज मतलब सर्व होनी चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से। तो वहीं पर वो स्टोव लगा होता है उनका, मतलब उनका जो वो कंटेनर लगा होता है, कंटेनर में नीचे से वो हीट अप कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द कैंडल और बाय द हेल्प ऑफ द वैक्स, कैसे भी, ठीक है। तो वो उसकी वजह से जो कंटेनर है वो कंटेनर गर्म होता है, वो जो पूरा का पूरा एरिया है वो गर्म होता है, और लोग उस आग के चपेट में ना आ जाए, इसलिए उसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया जाता है ताकि दिखे भी अच्छा, और एल्यूमिनियम फॉइल आग को उधर तक ट्रांसफर भी ना होने दे। ये हमारा जो है वो पर्पस हो जाता है। तो एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। इनकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। एक तो हमने एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में समझा, हीट को ये ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। रोक लेती है मतलब जो वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रही है, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये कि हमारा जो ये एल्यूमिनियम फॉइल होता है काफी वीक भी होता है, काफी सॉफ्ट होता है फॉइल। और वहीं पर एल्यूमिनियम से बने हुए आइटम्स को जरा देखो, कोई एल्यूमिनियम से बनी हुई चीज और वैसी ही उतने ही मास, उतने ही वॉल्यूम, उतने ही वेट की कोई लोहे की बनी हुई चीज, दोनों में से ज्यादा मजबूती किस में आती है, लोहे में आती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, पहली चीज तो, और साथ में होता भी बहुत सॉफ्ट है, इतना स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है। सेम चीज सीमेंट में सोचना है। लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन तुमने देखे होंगे बहुत ज्यादा, कुछ भी नहीं करना होता है, एल्यूमिनियम को गर्म करो, पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद जो है वो जिस शेप में कास्ट करना उस शेप में कास्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस शेप में कास्ट हो जाएगा, उसे जो है वो आप यूज कर लो। तो एल्यूमिनियम जो है वो एक अच्छी प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब अगर सीमेंट में एल्यूमिना कंटेंट रहा, प्लास्टिसिटी अच्छी मिल जाती है। दूसरी चीज, टेम्परेचर को कंट्रोल कर देता है, ठीक है। तीसरी चीज कि हमारा जो सेटिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो सेटिंग प्रोसेस होने के टाइम पर ये जो एल्यूमिना है ये हमारी सीमेंट को थोड़ी सी इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस कराता है। इसीलिए इसीलिए हम हमारे सीमेंट में एल्यूमिना का परसेंटेज ज्यादा नहीं रखते, हमेशा रिड्यूस रखते हैं। कारण क्या उसका जरा समझना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, आपने एक एग्जांपल लेता हूं बेसिक सा, आपने कभी देखा भी होगा, सोचा भी होगा और समझा भी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर इन अ किचन, और किचन में हम जो है वो कुछ कुक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल समथिंग स्वीट, जैसे कि हलवा है। हलवा बनाने की प्रोसेस में कभी लोगों ने नोटिस किया हो तो जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट होते हैं पहले उसे जो है वो भुना जाता है, पहले उसे सेका जाता है, पहले उसे रोस्ट किया जाता है, और फिर उसमें पानी मिलाया जाता है एट लास्ट। तो पानी अगर ठंडा मिला दोगे तो फिर उसके अंदर उस कॉन्स्टिट्यूएंट का टेम्परेचर बहुत तेजी से डाउन हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर जो है वो इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो पाएंगे, और फिर वो हमारे पास दोबारा पकने में टाइम लेगा। इसलिए गर्म पानी मिलाया जाता है, राइट। वही चीज यहां पर भी एल्यूमिना के साथ है। तुम्हें सीमेंट बनाना है तो तुमने सारे रॉ इंग्रेडिएंट्स ले लिए और उन्हें डाल दिया भट्टी में। अब भट्टी में आपको इसे पकाना है ताकि सब चीजें आपस में मिक्स हो। अगर एल्यूमिना का परसेंटेज ज्यादा रख दिया तो होगा क्या कि वो एल्यूमिना अंदर बनने वाले हाई टेम्परेचर को कंट्रोल कर देता है। अगर टेम्परेचर ही राइज नहीं हो पाया तो चीजें आपस में फ्यूज नहीं हो पाएंगी, सब आपस में मिल नहीं पाएगा, और नहीं मिल पाएगा तो सीमेंट अच्छी नहीं बनती। इसलिए हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जो हमारा सिलिका सॉरी एल्यूमिना है, एल्यूमिना एक्ट एज अ फ्लक्स एंड हेल्प्स इन कंबाइनिंग इंग्रेडिएंट्स। पहली चीज तो ये हो गई।
इसका परसेंटेज इज केप्ट लेस। कितना परसेंटेज रखा जाता है एल्यूमिना का? तो एल्यूमिना का जो परसेंटेज है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, 3 से 8% ही रखा जाता है। इसको और ज्यादा कर भी सकते थे, लेकिन सिर्फ 3 से 8% रखा गया। ठीक है, क्यों 3 से 8% रखा गया? इट्स परसेंटेज इज केप्ट लेस बिकॉज इट रिड्यूसेस क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्लिंकरिंग टेम्परेचर मतलब क्या? टेम्परेचर ड्यूरिंग बर्निंग। टेम्परेचर ड्यूरिंग बर्निंग। भट्टी में। ठीक है, तो ये उस टेम्परेचर को कम कर देता है। एंड वी रिक्वायर हाई टेम्परेचर फॉर बेटर फ्यूजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। हमको अच्छा टेम्परेचर चाहिए, तो अगर एल्यूमिना ज्यादा कर दिया तो फिर वो टेम्परेचर वो मिल नहीं पाएगा, तो फ्यूज नहीं हो पाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में, इसलिए इसका परसेंटेज कम रखा जाता है। इसका एक और भी रीजन है, इट शुड बी केप्ट लेस बिकॉज हायर परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना वीकन्स द सीमेंट। सीमेंट की क्वालिटी को घटा देता है। ठीक है, अब जो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाले, एल्यूमिना जो है वो जैसे ही पानी से रिएक्ट करता है वो तुरंत सेट भी होना चालू होता है। तो एल्यूमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। मतलब मैंने अभी कहा ना, दादाजी 6 घंटे तक नहीं बैठ सकते पोर्च में रखवाली करने के लिए। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके सीमेंट में क्विक सेटिंग भी करानी है। तो हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट पे सोचा, हमने मतलब जोसेफ ने सोचा होगा कि क्या किया जाए, क्या किया जा सकता। चलो ठीक है, एल्यूमिना डालते तो है। एल्यूमिना डाला तो ज्यादा डल गया तो सीमेंट की स्ट्रेंथ घट गई, ज्यादा डाल दिया तो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पाए। उसने कहा अरे यार तो खेल खत्म हो गया। फिर उसने एल्यूमिना कंटेंट थोड़ा कम किया। थोड़ा कम करने पता चला वाह यार फ्लक्सिंग भी अच्छी हो रही, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिल भी रहे हैं। पहली चीजें मिल रही है। दूसरा चीज, क्लिंकरिंग टेम्परेचर भी अच्छा राइज कर रहा है, मतलब हमारे इंग्रेडिएंट्स आपस में फ्यूज अच्छे से हो रहे हैं। तीसरा, सीमेंट की क्वालिटी मतलब स्ट्रेंथ में भी कोई भी रिडक्शन देखने को नहीं मिल रहा। चौथा, इसके थोड़े से परसेंटेज की होने की वजह से ये सीमेंट में क्विक सेटिंग ला देता है। मतलब दादाजी को सिर्फ अब आधे घंटे बैठना पड़ेगा, 6 घंटे नहीं बैठना पड़ेगा, सिर्फ आधे घंटे बैठना पड़ेगा। आधे घंटे में सीमेंट इतनी सेट हो जाएगी कि अब इस पे से कुत्ता भी अगर गुजर जाए तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं होनी है। हमारे पास इनमें से इनके अलावा इट ऑल्सो प्रमोट्स हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। What does hardening of cement refers to? What does quick setting of cement refers to? सर सेटिंग का मतलब हार्डनिंग नहीं होता क्या, और हार्डनिंग का मतलब क्या होता है? इन दोनों चीजों को भी आप जो है वो समझ लीजिए। हार्डनिंग रेफर्स टू गेन ऑफ स्ट्रेंथ वाइल सेटिंग ओनली रेफर्स टू लूजनिंग ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी। अब जरा देखिएगा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि कोई केक बनाया जा रहा है, केक नहीं आइसक्रीम की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आइसक्रीम इज बीइंग मेड, तो जब शुरुआत में आइसक्रीम का जो पेस्ट बनता है, आई डो नॉट नो व्हाट यूज बेसिकली से स्पेसिफिकली, लेकिन एग्जांपल को वहां से आसानी से समझा जा सकता है कि आइसक्रीम बनाने के लिए पहले जो उसका वो पूरा पेस्ट बनता है, जो पूरा घोल बनता है, वो बहुत ज्यादा मतलब कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो विप्ड क्रीम वगैरह यूज होकर बन रही है जो कि बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन जब वो सब चीजें मिक्स करने के बाद उसे फ्रिज में रख दिया जाता है, तो फिर हम उसे कहते हैं कि अब आइसक्रीम सेट हो गई है। सेट हो गई मतलब थोड़ी फर्मनेस आ गई है, अब इसका शेप चेंज नहीं होगा। वरना अगर जब बनाई थी और बनाने के बाद कंटेनर में अगर कंटेनर गिर जाता तो फिर वो आइसक्रीम भी फैल जाती। इसे कहते हैं सेट नहीं होना। लेकिन जब आइसक्रीम को फ्रिज में रख दिया, वो पूरा पेस्ट जो है वो एक थोड़ा फर्म हो गया, थोड़ा सा मतलब थिक हो गया, थोड़ा सा जो है वो टाइट हो गया, हम कहते हैं सेट हो गई है। अब चाहे डब्बा उल्टा कर दो, या आइसक्रीम का शेप चेंज नहीं होगा, बस इतना सा है, शेप चेंज नहीं होगा हमारे पास, इसी कहते हैं सेटिंग। हार्डनिंग का मतलब क्या हो गया? हार्डनिंग का मतलब ये हो गया कि चीजें हार्ड भी हो गई है। इट इज जस्ट लाइक कि जैसे कि आपने कोई चीज बनाई और उस बनाने के बाद उसे आपने उसको सूखने ड्राई होने के लिए रख दिया, तो जब तक वो धीरे धीरे ड्राई हो रही है वो कड़क होते चले जा रही है। और कड़क होते चले जा रही है मतलब क्या? जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई कोई मीठी चीज है, कोई मीठी चीज है जो बनाई गई है किचन के अंदर। मैं ये सारे एग्जाम्पल इतने बेसिक क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ताकि आपको चीजें लंबे समय तक ध्यान रहे, आप रिकॉल कर सको। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, चीजें बहुत सारी होती है और एंड मोमेंट पे ये सारे टेक्निकल टर्म्स ध्यान में नहीं आ पाते। एंड मोमेंट पे चीजें वो रिकॉल होती जो हमारे दिमाग में एक बार बैठ चुकी होती कहानी के रूप में। तो होता क्या है कि हमने कोई मीठी चीज बनाई और मीठी चीज को हमने जो है वो सूखने के लिए रख दिया। जैसे जैसे वो सूखेगी, ड्राई होगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ आती चली जाती है। जैसे कि आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, जो गुड़ से बनी हुई चीजें होती है या चीनी से बनी हुई चीजें होती है, समय के साथ वो बहुत हार्ड हो जाती है और उसे हाथ से तोड़ने की कोशिश करो तो भी नहीं टूट रही है।
तो इसे कहते हैं हार्डनिंग, मतलब जिसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। तो हार्डनिंग रेफर्स टू गेन ऑफ स्ट्रेंथ व्हाइल सेटिंग ओनली रेफर्स टू लूजनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी। लूजनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी मतलब कि धीरे धीरे इसका शेप चेंज होने की एबिलिटी खत्म हो जाती है और अब इसका शेप चेंज नहीं होता। तो ये जो हमारा एल्यूमिना है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट और थोड़ी बहुत हार्डनिंग भी प्रमोट कर देता है, थोड़ी बहुत हार्डनिंग भी प्रमोट कर देता है। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिना। अगली बात करते हैं जिप्सम की। तो जिप्सम जो है हमारे पास, अगर कहा जाए तो व्हाट डू यू कॉल जिप्सम है, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये जो जिप्सम होता है, जब आप इस जिप्सम को CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O को जब आप इसे हीट करते हो तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हट जाते हैं और ये बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O अलग हो जाता है। इसे कहते हैं जिप्सम, इसे कहते हैं जिप्सम। और जिप्सम को हीट करेंगे तो जो मिलता है हमें, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। एग्जाम में सवाल पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। जिप्सम को हीट करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, रेफर्ड एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। किसी भी चीज का आधा कहलाता है हेमी, तो दिस इज रेफर्ड एज हेमीहाइड्रेट। और ये जिप्सम करता क्या है, जिप्सम एक्चुअली में आपके सीमेंट में एक सीमेंट के पार्टिकल्स के ऊपर लेमिनेशन का काम करता है। इट इज जस्ट लाइक, जैसा कि मान लो आप घर में बैठे हो, कहीं से अपनी डिग्री लेकर आए हो और डिग्री को आपने टेबल पे रखा, बाजू में पानी का ग्लास भी रखा हुआ है। जैसे ही पानी का ग्लास गिरता है वो डिग्री पर गिरेगा और डिग्री जो है वो पूरी तरीके से गीली हो जाएगी और हमारा फ्यूचर भी उसी के साथ खत्म। हम नहीं चाहते ऐसा हो, हम नहीं चाहते ऐसा हो, इसलिए हम डिग्री को जब भी कहीं से लेकर आएंगे सबसे पहले जाएंगे दुकान पर, लेमिनेट कराएंगे और फिर लाकर रखेंगे टेबल के ऊपर। और टेबल के ऊपर लाकर रखने के बाद जैसे ही पानी इसके ऊपर गिरेगा, क्या पानी आपके डिग्री के कांटेक्ट में आया? नहीं, बीच में एक लेयर है किसकी, लेमिनेशन की, बस वही चीज है। तो सीमेंट पार्टिकल्स के ऊपर जिप्सम जो है वो क्या करता है, एक लेमिनेशन की तरह काम करता है। तुमने जैसे ही सीमेंट में पानी डाला, सीमेंट के पार्टिकल का पानी से कांटेक्ट अभी है ही नहीं, क्योंकि ऊपर जिप्सम की लेयर लगी हुई है। जिप्सम बचा के रखता है कि नहीं, सीमेंट पार्टिकल मैं तुम्हें पानी से टकराने नहीं दूंगा। अभी थोड़े समय तक सीमेंट के पार्टिकल्स को पानी के साथ रिएक्ट नहीं करने देता है, ताकि आप आपके बहुत सारे काम कर लो। क्या काम कर लो? आपने सीमेंट को पानी मिक्स कराया, फिर आप जो है वो अपना मसाला बना लो, अपना मसाला फूका, और फिर जो है वो थोड़ी देर गपिया लो, और फिर इसको उठा के कहीं लेके जाओ, कहीं सेट कर दो। थोड़ा समय चाहिए होता है चीजों को करने के लिए, और वो रिक्वायर्ड भी होता है, हर जगह होता है, क्योंकि चीजें होने में प्रोसेस टाइम लगता है। तो जो वो रिक्वायरमेंट है टाइम की, वो जिप्सम दिला पाता है। जिप्सम कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं, मैं सीमेंट के पार्टिकल को पानी से रिएक्ट करने नहीं दूंगा कुछ समय तक, थोड़ी देर तक तो मैं लड़ सकता हूं, उसके बाद मैं खुद भी खत्म हो जाऊंगा। फिर तो सीमेंट पार्टिकल पानी से रिएक्ट करके सेट होना चालू कर देगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमने कहा तुम जितना टाइम तक रोक सको रोक लो, आगे हम देख लेंगे। जिप्सम जनरली सीमेंट के पार्टिकल्स को लगभग आधे घंटे तक के लिए रोक सकता है, और जो सीमेंट की पानी के साथ रिएक्शन को रोक दे, थोड़ा डिले करा दे, उसे कहते हैं रिटार्डर। तो इट इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, सेट होना स्लो कर देता है। ऑफ सीमेंट मींस एक्ट एज अ रिटार्डर की तरह काम करता है। तो ये बात जो है वो ध्यान रखिएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आयरन ऑक्साइड। सिंपल सी बात है, आयरन जब भी कहीं पर मिलेगा तो आयरन सबसे पहले तो अपना एक छाप छोड़ देता है, वो है कलर देना चालू कर देता है। यहां पर आयरन ऑक्साइड का फॉर्म है, तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्म इस तरह से है कि ये हमारे सीमेंट में एक ग्रे कलर देना चालू करता है। क्या देना चालू करता है?
ग्रे कलर देना चालू करता है। रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, क्योंकि आयरन है वो स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों देगा, चीजों को आपस में बढ़िया तरीके से फ्यूज कराने में मदद करता है। क्योंकि जब आप बर्निंग कराओगे तो बर्निंग कराते वक्त ये आयरन ऑक्साइड है पिघलता है और चीजों के साथ मिक्स होकर एक अच्छा फ्यूजन क्रिएट करता है, तो चीजों के साथ मिक्स होकर बहुत बढ़िया सीमेंट की क्वालिटी बनाने में हेल्प करता है। सो इट इंपार्ट्स कलर, दैट इज द ग्रे कलर, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू सीमेंट। इट हेल्प्स इन फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, और साथ में एट हायर टेम्परेचर इट फ्यूजेस विद लाइम एंड सिलिका टू प्रोड्यूस टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो ऐसे में हमारे पास ये जो हमारा आयरन ऑक्साइड है, ये सॉरी सिलिका नहीं, दिस इज एल्यूमिना, लाइम एंड एल्यूमिना, लाइम एंड एल्यूमिना, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एल्यूमिना, तो जो आयरन ऑक्साइड है वो लाइम और एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, जो कि सीमेंट की एक अच्छी हार्डनिंग, सॉरी एक सीमेंट की जो फ्लैश सेटिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो आगे बात करते हैं लाइम आयरन ऑक्साइड के अलावा व्हाट डू हैव इज मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया जो है वो एक पीले कलर का पाउडरी फॉर्म होता है जो कि जमीन में पाया जाता है। जब वो सीमेंट के अंदर कुछ मात्रा में मिलता है तो एक येलो टिंट देना चालू करता है। अब सोचो जरा, ग्रे कलर में येलो टिंट देना चालू करोगे तो कलर कैसा बनना चालू करेगा, कलर होना चालू हो जाए थोड़ा सा ग्रीनिश। तो इट इंपार्ट्स येलो टिंट टू द सीमेंट, हेंस सीमेंट गेट्स ग्रीनिश ग्रे कलर। और जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी मात्रा में अगर ये होता है, जैसे कि वाइटामिन और मिनरल्स की तरह जो हमारे खाने में होते हैं, थोड़ी मात्रा में हुआ तो प्रॉपर्टी अच्छी कर देता है। इट इंपार्ट्स हार्डनेस टू सीमेंट इफ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने वाइटामिन और मिनरल ज्यादा खा लिए, जैसे कि मिनरल की बात कर लेते हैं, आयोडीन ही है, ज्यादा खा लोगे तो इट अगेन अ प्रॉब्लम। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जिंक है, मैग्नीशिया है, इनको एक लिमिट में ही कंज्यूम किया जा सकता है। कोई भी विटामिन है, एक विटामिन भी ज्यादा खा जाने से दिक्कतें होना चालू हो जाती है बॉडी के अंदर, सेम वही चीज है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाउंडनेस ऑफ सीमेंट। सो हायर परसेंटेज ऑफ मैग्नीशिया मेक सीमेंट अनसाउंड, मींस एक्सपांशन, मींस बैड क्वालिटी ऑफ सीमेंट, मींस destroys गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की अच्छी क्वालिटी को खराब करता है। यही जो है वो हमारे पास मैग्नीशिया कुछ मात्रा में रहा तो अच्छा है, ज्यादा हो गया तो दिक्कतें होना चालू हो जाती है। इन सिमिलर मैनर सल्फर और अल्कली, सल्फर भी सेम वही है, एक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में हुआ तो सीमेंट की क्वालिटी को खराब कर देता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंडनेस ऑफ सीमेंट एंड परसेंटेज इंक्रीजेस इट मेक सीमेंट अनसाउंड, सीमेंट की क्वालिटी को खराब कर देता है। अनदर वन इज दैट वी हैव अल्कली, रिक्वायर्ड नहीं होते, रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन कुछ मात्रा में रहे, एक लिमिटेड रेंज में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत चीनी अगर खा भी लो सुबह से लेकर शाम तक में, आधी चम्मच भी खा ली सुबह से लेकर शाम तक में, तो उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। रिक्वायर्ड नहीं है आपकी बॉडी में, यू डू नॉट रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर और सॉल्ट और एनी अदर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में लेते भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज अल्कली के साथ है। एक बात बताता हूं सिंपल सी, जरा सोच के बताना। कभी आपने सुना होगा लोगों को हवन करते हुए, हवन करते हुए हवन में कई सारी सामग्री डाली जाती है, घी डाला जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, जो सब जल रहा होता है तो जो धुआं निकलता है उस अग्नि से, उस धुएं के अंदर क्या सिर्फ लकड़ी का धुआं जा रहा है या बहुत सारी चीजें जो हमने वो हवन सामग्री मिलाई है और जो हमने घी डाला है, जो बहुत सारी चीज डाली है, वो सब भी जा रही होगी, वो सब भी जाती है। सेम चीज यहां पर जब आप मिट्टी से या धरती से बहुत सारी चीजें लेकर आते हो, उसमें कुछ मात्रा के सॉल्ट भी आ जाते हैं, और जब आप इन सबको मिक्स करके भट्टी में डाल देते हो
तो भट्टी में से जो धुआं निकलता है, जो गैसेस निकलती है, उसमें ये चला जाता है सॉल्ट, ये अल्कली उसी के साथ चला जाता है धुएं के साथ, लेकिन कुछ रह जाता है। क्या 100% घी आपने डाला वो पूरा उड़ जाएगा? नहीं, सर्टेन अमाउंट ऑफ विल स्टिल बी देयर इनटू दैट ओनली। अब बस वो जो मात्रा है वो थोड़ी कम ही होनी चाहिए, ज्यादा हुई तो दिक्कत हो जाती है। इट इज जनरली कैरिड अवे विद द फ्लू गैसेस, जो हवा जो उड़ जाती है, बट इफ प्रेजेंट इन सीमेंट कॉजेज एफ्लोरेसेंस, स्टेनिंग और व्हाइट स्पॉट्स। सीमेंट में सफेद सफेद धब्बे बनना चालू होते जब स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद अगर ये ज्यादा मात्रा में रहा तो। इट ऑल्सो क्रिएट्स अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन इफ अल्कली इज ग्रेटर देन 1%। व्हाट इज अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, हम आगे चलकर पढ़ेंगे क्या होता है ये, ठीक है। इसी के साथ साथ समटाइम्स अल्कलीज इन सीमेंट एक्सेलरेट द सेटिंग प्रोसेस, तो सेटिंग प्रोसेस को भी जो है वो इंक्रीज कर, मतलब क्या कर देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तेज कर देते हैं, तेज कर देते हैं, स्पीड्स अप। एक्सेलरेट द सेटिंग प्रोसेस मींस स्पीड्स अप द सेटिंग। तो ये है हमारा आज का पार्ट, जो कि हमने सीमेंट के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। बात करते हैं आगे। सो ऑल दिस पार्ट दैट वी स्टडीड सो फार, ऐसे ही सारे डिटेल्ड लेक्चर्स कंप्लीट सिलेबस के इस लक्ष्य बैच में कवर अप किए गए हैं, जो कि आप इसे एनरोल कर सकते हो बाय विजिटिंग द एईसी प्लस एप्लीकेशन। आपकी एमपीपीएससी प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 और असिस्टेंट डायरेक्टर की प्रिपरेशन इस कोर्स में बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकती है। साथ ही साथ जो सिलेबस कवरेज है वो 100% एज पर दी नोटिफिकेशन में जो दिया गया है सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल कट टू कट सिलेबस है। इसमें कोई और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इस बैच में मिलने वाला है, दैट इज दी प्रैक्टिस सेशंस ऑल्सो, दैट इज दी कंप्लीट लेक्चर्स ऑल्सो, पीडीएफ ऑल्सो, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।